हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एस के टिग्रवाल। और आज अपन डिस्कस करेंगे कि जो बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है उस टॉपिक के बारे में। इससे पहले भी अपन ने 2 वीडियो हैं वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के ऊपर बनाए हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स या मेरे फ्रेंड्स हैं जो CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो नए टॉपिक हैं उनके अपडेट आपको मिलते रहें। इसके अलावा CSIR नेट के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या फिर अदर कोई भी बॉटनी से रिलेटेड या लाइफ साइंस से रिलेटेड आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो उसके लिए भी काफ़ी मैंने वीडियो बना रखे हैं पीछे, तो वो भी आप देख सकते हो। तभी एक छोटा सा टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनमें से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उनको आपस में शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि जो अपना मेथड है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनको हेल्प हो सके। क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स जो MSc वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें भी इस प्रकार के जो टॉपिक है वो काफ़ी कॉमन देखने को मिलते हैं। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। इसमें मैंने आपको बताया भी था कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में 3 मेथड से रिकॉम्बिनेशन होता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज किया जाता है। उनमें से अपन ने पहला देखा था कॉन्जुगेशन मेथड, और अब अपन बात करेंगे सेकंड मेथड की जिसे अपन ट्रांसडक्शन कहते हैं। ट्रांसडक्शन मेथड में मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया भी था, आपको जब इंट्रो दिया था इस टॉपिक के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक बैक्टीरिया से उसका जेनेटिक मटेरियल जो है कुछ पार्ट उसका, या फिर अपन कहें कि जो जेनोमिक मटेरियल है किसी बैक्टीरिया का, एक बैक्टीरिया का दूसरे बैक्टीरिया के अंदर पहुंचाना किसकी, विद हेल्प ऑफ वायरस। किसी भी वायरस की सहायता से जब एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया के अंदर पहुंचाया जाता है तो उसे ट्रांसडक्शन कहते हैं। इसमें कोई भी 2 बैक्टीरिया जो हैं वो डायरेक्ट संपर्क में नहीं आते हैं, जबकि जो 2 मेथड है कॉन्जुगेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, उनके अंदर दोनों बैक्टीरिया के होते हैं पास पास होते हैं, जबकि इस मेथड में दोनों बैक्टीरिया पास में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर जो बैक्टीरियल DNA ट्रांसफर टू नेक्स्ट बैक्टीरिया में बाय वायरस। इसमें वायरस जो है एक वेक्टर के रूप में वर्क करता है, और इस प्रकार के जो वायरस हैं जो किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं या उनके जीनोम को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में पहुंचाते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफाज कहते हैं। तो बैक्टीरियोफाज ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हो, मतलब ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के बाद अपनी जो वायरल कॉपी है, या फिर कहें अपन वायरस पार्टिकल की कॉपी जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, और लास्ट में बैक्टीरियल सेल को ब्रेक कर कर ये बाहर की तरफ क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। तो ओवरऑल अपन मेथड कहें कि ऐसे वायरस जो ऑब्लिगेटिव कैसे हो, पैरासाइट प्रकार के हो, मतलब इनको अपनी ग्रोथ करने के लिए या अपनी कॉपीज बनाने के लिए किसी बैक्टीरिया के ऊपर ये क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, ऑब्लिगेटिव होते हैं, क्योंकि इनकी खुद की मैकेनरी या अपन कहें मशीनरी सिस्टम नहीं होती है कि ये अपने जीनोम को डुप्लीकेशन कर सके। अपने जीनोम को डुप्लीकेट करने के लिए या उसकी कॉपी संख्या बढ़ाने के लिए या अपने वायरस के नए पार्टिकल बनाने के लिए ये हमेशा किसी होस्ट पर डिपेंड करते हैं। और यहाँ पर इनका जो होस्ट है वो क्या है, बैक्टीरिया है। तो ये इसका होस्ट है। इसके अलावा जो ट्रांसडक्शन जो मेथड है
वो किसने देखा था? तो लैडबर्ग ने। लैडबर्ग प्लस यहाँ पर इसका डिस्कवरी जो वो जेंडर नामक साइंटिस्ट ने की थी, जेंडर, इन दोनों ने सबसे पहले ट्रांसडक्शन के बारे में बताया था, जो 1952 और ख़ास तौर से ट्रांसडक्शन की जो स्टडी है वो किसमें की गई थी? साल्मोनेला टाइफिमोरियम के अंदर की गई थी। कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ट्रांसडक्शन की जो स्टडी है वो किसमें की गई थी? तो साल्मोनेला टाइफिमोरियम में की गई थी। इसके अलावा कई बार इनके साइंटिस्ट के नाम भी पूछे जाते हैं कि ये ट्रांसडक्शन की डिस्कवरी किसने की थी? तो लैडबर्ग एंड जेंडर ने। जबकि कॉन्जुगेशन किसने की थी? लैडबर्ग एंड टेटम ने की गई थी। तो यहाँ पर ये साइंटिस्टों के नाम है, ये मेन चीज़ें हैं जो आपको बता रहा हूँ मैं आपको। आगे अपन देखें, ट्रांसडक्शन में जो वायरस होते हैं उनको अपन क्या नाम दिया है? अपने बैक्टीरियोफेज। अपनी जो पूरी स्टोरी है वो किसके आसपास घूमेगी? तो वो अपने बैक्टीरियोफेज के आसपास घूमेगी, क्योंकि ये एक ऑब्लिगेटिव पैरासाइट होते हैं। किसके ऊपर? होस्ट के ऊपर। और यहां पर होस्ट इनका क्या है? बैक्टीरियल सेल। ये अपनी लाइफ साइकिल दो प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं। किसके अंदर? होस्ट बैक्टीरिया के अंदर। जैसे दो प्रकार की जो लाइफ साइकिल है वो दो प्रकार से ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट लाइटिक साइकिल और सेकंड लाइसोजेनिक साइकिल। तो यहाँ पर दो प्रकार की जो साइकिल है इनकी, या दो प्रकार की लाइफ सर्वाइव करते हैं। तो पहले आ जाएगी लाइटिक और सेकंड आ जाएगी लाइसोजेनिक। ये जो होती है लाइटिक वाली साइकिल, इसमें बैक्टीरियोफेज क्या करता है? अपने जीनोम को बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कराता है। इंसर्ट कराने के बाद में उस बैक्टीरियल जीनोम को डिग्रेड कर देता है और अपने जीनोम की मल्टीपल कॉपीज प्राप्त करके अपने नए पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करता है और उस बैक्टीरियल सेल को तोड़कर बाहर की तरफ निकल जाता है, जिसके कारण से बैक्टीरिया की क्या हो जाती है? होस्ट बैक्टीरिया डेड हो जाता है, मतलब वो खत्म हो जाता है। तो ये इस प्रकार का जो इन्फेक्शन है, या फिर अपन कहें वायरुलेंस प्रकार का है, जबकि ये नॉन वायरुलेंस है। मतलब ये क्या करते हैं? होस्ट सेल को ब्रेक नहीं करते हैं। जबकि इसमें क्या होता है? होस्ट सेल ब्रेक एंड किल्ड। होस्ट सेल को क्या कर दिया जाता है? डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उसको नष्ट कर दिया जाता है। और इसके अंदर जो देखें अपन लाइसोजेनिक के अंदर, इसमें होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता है, नॉट किल्ड। होस्ट को किल नहीं किया जाता है। जबकि जो बैक्टीरियोफेज है वो बैक्टीरियोफेज क्या करता है? अपने जीनोम को बैक्टीरियोफेज जीनोम मल्टीप्लाई इन बैक्टीरियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ साथ अपनी कॉपी संख्या बढ़ाता रहता है, लेकिन उससे बैक्टीरियल सेल को तोड़ता नहीं है। तो इसमें दो प्रकार के बैक्टीरियल की लाइफ साइकिल है इसकी, बैक्टीरियोफेज की। लाइटिक, जिसके अंदर बैक्टीरियोफेज क्या करता है? किसी बैक्टीरियल सेल को, होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्ट करने के साथ ही उस सेल को क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है और अपनी कॉपी संख्या बढ़ा लेता है। जबकि दूसरी कंडीशन कैसी है?
लाइसोजेनिक है, नॉन वायलेंस है, मतलब इसमें होस्ट को नुकसान नहीं होता है, होस्ट के साथ साथ अपने जीनोम की कॉपी संख्या बढ़ाता रहता है जब तक किसी कोई अनफेवरेबल कंडीशन या किसी प्रकार की स्ट्रेस कंडीशन ना आ जाए तब तक। और जैसे ज़्यादा ये स्ट्रेस कंडीशन अगर आती है, देखने को मिलती है, उस टाइम पे क्या होता है कि लाइसोजेनिक जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लाइटिक साइकिल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और बैक्टीरियल सेल को क्या कर देगी, तोड़ देगी और अपने जीनोम को न्यू पार्टिकल के रूप में बाहर निकाल लेगी। तो ये दो प्रकार की कंडीशन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये पाथवे कब फॉलो होता है और ये पाथवे कब फॉलो होता है, कि बैक्टीरिया कब ये सोचेगा कि अपने को इसको तोड़ना है सेल को और कब ये सोचेगा कि अपने इसको मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पर दोनों जो पाथवे है वो डिपेंड करता है बैक्टीरियोफेज के जीनोम पर या बैक्टीरियोफेज के जो जीन हैं उनके ऊपर। जैसे सबसे पहले अपन देखें एक जीन है, जैसे ये जीनोम है, यहां पर अपन कहें सी थर्ड जीन है, इसके अलावा एन जीन है, एन के अलावा सी एल जीन है, सी एल के अलावा सी आर ओ जीन है, सी आर ओ के अलावा इसमें सी सेकेंड है और यहां पर क्यू जीन है। ये एक जीनोमिक स्ट्रक्चर है। इमीडिएट अर्ली जीन, ये एक जीनोम है जो किसका जीनोम है, बैक्टीरियोफाज का जीनोम है, मतलब वायरस का एक जीनोम है। इसमें जो अपन ये कंडीशन कहें, ये इसकी प्राइमर कंडीशन है, मतलब इसमें जो प्रोमोटर है वो यहाँ पर प्रोमोटर के रूप में एक तो इस साइड में ट्रांसक्रिप्शन होता है और एक इसका इस साइड में ट्रांसक्रिप्शन होता है, इस साइड में ट्रांसक्रिप्शन और इस साइड में ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पर जो CL जीन है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, जो एक रिप्रेसर को कोड करती है, जिसे अपन लैम्डा रिप्रेसर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर अपन इनका रोल देखें कि सबसे पहले अगर CL जीन एक्सप्रेस, अगर ये जीन एक्सप्रेस होता है तो ये क्या करता है, एक प्रोटीन को कोड करता है, जिसे अपन लैम्डा रिप्रेसर कहते हैं। लैम्डा रिप्रेसर क्या करता है, यहां पर जाकर बाइंड होता है, मतलब इस सीक्वेंस के ऊपर जाकर बाइंड होता है और प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लेट जीन एक्सप्रेशन। जो लेट जीन है उनकी एक्सप्रेशन को क्या करता है, रोकता है। तो आपको सबसे पहले मैं दो प्रकार के जीन होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। एक अर्ली जीन और सेकंड होता है लेट जीन। मतलब इसके नाम से भी है कि कोई भी जीन जो हो वो स्टार्टिंग के अंदर अगर एक्सप्रेस होते हैं तो वो क्या होते हैं, अर्ली जीन होते हैं, और लास्ट के अंदर जो लाइसोजेनिक या लाइटिक जो फेज है उसके लास्ट के अंदर एक्सप्रेस होते हैं तो वो जीन क्या होते हैं, लेट जीन एक्सप्रेस होते हैं। इसका मतलब दो प्रकार के जीन हैं। जैसे इसकी अपन बात करें, न्यूक्लियस जीन है, इंटीग्रेज जीन है, लाइसोजाइम जीन है। ये सभी जीन क्या होते हैं,
अर्ली जीन एक्सप्रेस होते हैं जो किसी भी वायरस को किसी बैक्टीरिया में इन्फेक्ट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब अपनी कॉपी संख्या बढ़ाने के लिए, उसके अंदर एंटर कराने के लिए वो क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। लेट जीन की बात करें तो लेट जीन में खास तौर से जो कैप्सिड प्रोटीन जो बनती है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन और कैप्सिड प्रोटीन का सिंथेसिस करने वाले जीन होते हैं जो क्या बना लेते हैं, न्यू वायरस पार्टिकल। न्यू वायरस के जो पार्टिकल हैं उनका सिंथेसिस करने वाले जीन होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं अपन, लेट जीन बोलते हैं। और ये जीन कैसे हैं, अर्ली जीन है। इन अर्ली जीन में से जो एग्जाम्पल है वो किसका है, ये भी क्या है, एक अर्ली जीन का एग्जाम्पल है, सेल जीन। और इनके अलावा ये जो जीन है वो भी सभी कैसे हैं, अर्ली जीन प्रकार के हैं। तो अब अपन देखिए, आपको समझ में आ गया होगा अर्ली जीन क्या है और लेट जीन क्या है। अर्ली जीन किसी भी बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरियो के अंदर एंटर कराने के लिए या उसको इन्फेक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल जो भी जीन्स हैं वो सभी क्या होते हैं, अर्ली जीन होते हैं, मतलब बैक्टीरिया में एंटर करते ही एक्सप्रेस होते हैं। और ये बैक्टीरिया में जब लास्ट में उनको तोड़ना होता है, बैक्टीरिया को किल करना होता है, उस टाइम लास्ट में निकलते टाइम पे जो जीन एक्सप्रेस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन, लेट जीन एक्सप्रेस होते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि अर्ली जीन कब एक्सप्रेस हो और लेट जीन कब एक्सप्रेस हो। उस चीज़ को अपन बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि लेट जीन कब एक्सप्रेस होते हैं और अर्ली जीन कब एक्सप्रेस होते हैं। जैसे तो यहाँ पर ये अपने समझ में आ गई होगी जो स्टोरी है क्लियर। अब अपन देखते हैं, यहाँ पर अपन थे, सबसे पहले जीन एक्सप्रेस हुआ सीएल जीन। सीएल जीन ने एक रिप्रेसर कोड किया और वो रिप्रेसर क्या करता है, एक्स्ट्रा जो जीन है उनके एक्सप्रेशन को क्या करता है, इनहिबिट करता है। और जब एक्स्ट्रा जो जीन है वो एक्सप्रेस नहीं होते हैं, तो जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे तो उस टाइम में क्या होगा कि इनके न्यू पार्टिकल का फॉर्मेशन नहीं होता है। न्यू पार्टिकल नॉट सिंथेसिस, नए पार्टिकल का निर्माण नहीं होता है। और जब नए पार्टिकल का निर्माण नहीं होता है तो वो पाथवे कौन सा होता है, लाइसोजेनिक। ये मैंने आपको पहले बताया था कि लाइसोजेनिक एक ऐसा पाथवे जिसके अंदर बैक्टीरियल जो ये अपन कहें बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज अपने जीनोम को बैक्टीरियल जीनोम के अंदर इंसर्ट करा देता है, उस जीनोम के साथ साथ अपनी कॉपी संख्या बढ़ाता रहता है। तो ये बैक्टीरियल सेल को मारते भी नहीं है, उसके साथ साथ अपनी कॉपी संख्या बढ़ाते रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, लाइसोजेनिक। तो लाइसोजेनिक के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन कौन सा है, सीएल जीन है और लेम्डा रिप्रेसर। सीएल जीन के रिप्रेसर तब तक बाइंड रहता है, तब तक लाइसोजेनिक पाथवे चलता है। जैसे ही रिप्रेसर की कंसंट्रेशन कम होती है, दैट मीन्स सीएल जीन एक्सप्रेस होना बंद होता है, तो रिप्रेसर की अमाउंट घटने लगेगी। रिप्रेसर जैसे ही जीन को छोड़ेगा, सभी जीन क्या होंगे, एक्सप्रेस होने लगेंगे। सभी जीन एक्सप्रेस होंगे तो नए पार्टिकल का फॉर्मेशन होगा, और नए पार्टिकल का फॉर्मेशन होगा तो वहां पर कौन सा पाथवे स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरियल सेल को तोड़ देंगे। बैक्टीरियल सेल को तोड़ेंगे तो कौन सा बनेगा, लाइटिक पाथवे। अब दोनों पाथवे डिपेंड करते हैं इन जीन के एक्सप्रेशन पर। अब दूसरी कंडीशन है एन जीन। अगर एन जीन और क्रो जीन क्या होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं, तो यहां पर एन जीन और क्रो जीन जो है अगर ये एक्सप्रेस होते हैं तो ये दोनों एक्सप्रेस होने के कारण से ये किस पे आकर बाइंड होती है, इनकी प्रोटीन यहां पर आके बाइंड होती है, और यहां पर आकर बाइंड होगी तो सीएल जीन नॉट एक्सप्रेस। अगर यहां पर आकर बाइंड हो गया तो सीएल जीन क्या होगा, यहां पर एक्सप्रेस नहीं होगा। सीएल जीन एक्सप्रेस नहीं होगा तो लेम्डा रिप्रेसर नहीं बनेगा। लेम्डा रिप्रेसर नहीं बनेगा तो सभी जीन क्या होते रहेंगे, एक्सप्रेस होते रहेंगे, और एक्सप्रेस होते रहेंगे तो कौन सा पाथवे चलेगा, लाइटिक पाथवे चलता रहेगा।
इसका मतलब लाइटिक पाथवे के लिए जीन एक्सप्रेस होने चाहिए एन और क्रो जीन, जो किसको इनहिबिट करते हैं, सीएल जीन को इनहिबिट करते हैं। तो ये जो दोनों जीन है, ये दोनों जीन क्या करता है, लाइटिक फेज को इंड्यूस करता है, और सीएल जीन किसको इंड्यूस करता है, लाइसोजेनिक को। तो यहां पर ये कंसेप्ट एकदम क्लियर सा है। इसके अलावा जो एन जो फैक्टर बना है या एन जो प्रोटीन बनी है, ये एन प्रोटीन जो है वो क्या है, एक एन टर्मिनल, या फिर अपन कहें एक एंटी टर्मिनल फैक्टर है, या एंटी ट्रांसक्रिप्शनल कहें अपन, या एंटी टर्मिनल कहें। जब एंटी टर्मिनल होगा तो जीन क्या होगा, कंटिन्यू एक्सप्रेस। जीन जब कंटिन्यू एक्सप्रेस होता रहेगा तो उससे नए वायरस के जो पार्टिकल है वो बनते रहेंगे, न्यू वायरल पार्टिकल। और न्यू वायरस पार्टिकल बनता रहेगा तो कौन सा पाथवे चलता रहेगा, लाइटिक पाथवे चलता रहेगा। इसका मतलब ओवरऑल मैंने बता दिया आपको कि जो लाइसोजेनिक पाथवे है उसमें केवल कौन सा जीन एक्सप्रेस होना चाहिए, सीएल जीन एक्सप्रेस होना चाहिए। सीएल जीन एक्सप्रेस होगा तो लैम्डा रिप्रेसर बनाएगा। लैम्डा रिप्रेसर यहाँ पर इन जीन के ऊपर सभी को क्या करता है, वो कंट्रोल कर लेता है। इस प्रकार से इन जीन के एक्सप्रेस होने को ये क्या करता है, रोक लेता है। तो यहाँ पर दो कंसेप्ट अपने सामने आए हैं, एन जीन का, क्रो जीन का, और इनके सी सेकेंड वगैरह का। आगे अपन देखें, यहाँ पर अपन देखें यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कौन सा जीन एक्सप्रेस हुआ है, क्रो जीन एक्सप्रेस हुआ है। आगे अपन स्ट्रक्चर बनाए, जैसे C3 N Cl क्रो C2 और Q जीन, ये सभी जीन हैं। इन जीन में अपन देखें कि दूसरी कंडीशन में जो यहाँ पर एक्सप्रेस हुआ था N, वो यहाँ पर आकर बाइंड हो गया। ये N जीन है, यहाँ पर आकर बाइंड हो गया। और जो क्रो जीन है वो क्रो कहाँ पर बाइंड हो जाएगा, क्रो यहाँ पर बाइंड हो जाएगा, ये क्रो जीन। अब एक्सप्रेस होंगे C3 C2 जीन, ये जीन एक्सप्रेस होंगे। और इसी के साथ साथ में जो लेट जीन एक्सप्रेस है Q जीन, वो भी एक्सप्रेस होगा, ये जीन भी एक्सप्रेस होता है। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन वैसे शो कर रही है लाइटिक वाली कंडीशन। और इस कंडीशन को अपन आगे डिवाइड करें, दो पाथवे में डिवाइड अपन इसको कर सकते हैं। जैसे इनमें से मैंने बता दिया आपको कि अगर ये जीन एक्सप्रेस होगा अब आगे, कौन सा, सीएल जीन, और ये जीन एक्सप्रेस होगा तो लाइटिक, सीएल जीन एक्सप्रेस होगा तो लाइसोजेनिक पाथवे। आगे अपन देखें, जैसे यहाँ पर ये जीन है, इनमें से C3 N Cl और क्रो C2
और यहाँ पर आ जाएगा क्यू जीन। अब इस कंडीशन में अपन एक्सप्रेस कौन सा कराना है अपने को, ये लाइसोजेनिक पाथवे है, लाइसोजेनिक। और लाइसोजेनिक मैंने आपको पहले ही बता दिया कौन सा जीन एक्सप्रेस होना चाहिए, Cl। यहाँ पर Cl जीन एक्सप्रेस हुआ है। इसी के साथ साथ Cl जीन जो एक्सप्रेस है वो कब होता है, जब आपने इस जीन को रोका है, किसको, क्रो जीन को। और क्रो जीन को कौन रोकेगा, जब ये जीन एक्सप्रेस हुए हैं C3 और C2, ये दोनों आकर यहाँ पर बाइंड होते हैं। C3 और C2, क्रो जीन को रोक लिया तो यहाँ पर ये जीन एक्सप्रेस हो रहा है। और जब ये जीन एक्सप्रेस होगा, Cl वाला जीन एक्सप्रेस होगा, तो ये क्या करेगा, लेमडा रिप्रेसर बनाएगा। ये कौन सा बना रहा है, लेमडा रिप्रेसर। और ये लेमडा रिप्रेशन क्या करता है, इस जीन को और इन सभी जीन को क्या करता है, वो इनहिबिट करता है। इनहिबिट होने के कारण से ये जो जीन है वो लेट जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे। और लेट जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे, नॉट एक्सप्रेस, लेट जीन एक्सप्रेस नहीं होंगी। तो लेट जीन जब एक्सप्रेस नहीं होंगे तो नए वायरस के पार्टिकल का फॉर्मेशन नहीं होगा और पाथवे कौन सा रहेगा, लाइसोजेनिक रहेगा। अब अपन दूसरे कंडीशन में देखें, सबसे पहले C3 यहाँ पर NCl क्रो, C2 और यहाँ पर Q जीन है। अब अपन देखें कि इसमें कौन सी जीन एक्सप्रेस होने चाहिए। इसमें क्रो और N जीन है एक्सप्रेस होने चाहिए। इसका मतलब ये दोनों जीन है यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं होंगे। तो यहाँ पर अपन देखें, यहाँ पर तो एक्सप्रेस होगा N, और यहाँ से जो एक्सप्रेस है ये जीन एक्सप्रेस होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर Q जीन एक्सप्रेस होगा। और जब ये एक्सप्रेस होते हैं तो ये इस जीन को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। किसको, इस जीन को ब्लॉक कर देते हैं। और ये ट्रांसक्रिप्शन को कंटिन्यू रखता है। ये क्या करता है, एंटी टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन नहीं होने देगा। टर्मिनेशन नहीं होने देगा तो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन आएगी वो कौन सी आ जाएगी कि जो क्रो जीन है वो यहाँ पर आकर बाइंड हो जाएगा, जिसके कारण से Cl जीन इनहिबिट। और ये जब इनहिबिट होगा तो यहाँ पर सभी जीन जो क्या होंगे, एक्सप्रेस होंगे। ये सभी जीन कंटिन्यू एक्सप्रेस, कंटिन्यू एक्सप्रेस। और कंटिन्यू एक्सप्रेस होंगे इसका मतलब क्या कर रहे हैं, अपन लेट जीन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेट जीन एक्सप्रेस कर रहे हैं। और लेट जीन जब एक्सप्रेस होंगे तो नए वायरस के पार्टिकल बनेंगे। नए वायरस के पार्टिकल बनेंगे तो कौन सा पाथवे होगा, लाइटिक पाथवे। तो ये कौन सा है, लाइटिक पाथवे। पूरी ओवरऑल जो स्टोरी है वो मैंने आपको सिर्फ एक ही सीक्वेंस में बताया आपको कि जो Cl जीन है वो रेस्पॉन्सिबल है लाइसोजेनिक के लिए, और जो क्रो और N है वो जीन रेस्पॉन्सिबल है लाइटिक पाथवे के लिए। तो यहाँ पर ये जो जीन का कॉम्बिनेशन था वो मैंने आपको बता दिया है। आगे अपन जो जनरल चीज़ें हैं कि साइकिल कैसे चलता है वो आगे अपन देख लें अगली वीडियो के अंदर। लेकिन इस वीडियो में जो अपना एम जो था वो था कि आपको जो जीन है, इन जीन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन कहीं किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, आपसे CSIR नेट में बैठते हैं, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो कि कौन सा जीन एक्सप्रेस होगा तो लाइसिक पाथवे चलेगा और कौन सा जीन एक्सप्रेस होंगे तो लाइटिक पाथवे
चलता है। एक दूसरे को ये कैसे कंट्रोल करते हैं उसके बारे में मैंने काफ़ी पूरी चीज़ें आपको बता दी है और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में इसकी पार्ट का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो लेके आएंगे अपन कि लाइस्टिक और लाइसोजेनिक पाथवे कैसे चलते हैं या कैसे अपनी कॉपी करते हैं, कैसे बैक्टीरियल सेल को ब्रेक करते हैं। तो अपना जो ये वीडियो था वो केवल जीन एक्सप्रेशन के ऊपर था कि इनकी जो जीन है वो कैसे कंट्रोल करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो एमएससी और CSIR नेट से रिलेटेड हैं। सभी एग्ज़ाम जो भी लाइफ साइंस से रिलेटेड है उनके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।